हेलो वीवियर्स। आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है। इसके अलावा हम इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड इक्विलिब्रियम। और इसके अलावा हम इक्विलिब्रियम के जो टाइप है, जो काइंड है, हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है। और इसके अलावा हम इसमें ब्रीफली इसके जो टाइप है, जस्ट लाइक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, जस्ट लाइक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और इसके साथ साथ हम इक्विलिब्रियम के कंडीशंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम की कितने कंडीशंस हैं। इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, तो इन दोनों की के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम से कि इक्विलिब्रियम बेसिकली है क्या चीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास, दिस इज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। इक्विलिब्रियम किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी स्टेट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सो इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट अ स्टेट मीन इक्विलिब्रियम क्या है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्टेट होता है, किसी भी किस्म की कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बट एट जस्ट अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, जस्ट लाइक रेस्ट एंड मोशन। जिस तरह रेस्ट एंड मोशन बॉडी के दो स्टेट्स हैं, ऑब्जेक्ट के दो स्टेट हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इक्विलिब्रियम जो है ये भी ऑब्जेक्ट और बॉडी के स्टेट्स को कहते हैं। सो अ स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच under the action of several forces and torque acting together and there is no change in its state of rest, translational motion and rotational motion are called equilibrium। तो इसका डिफिनीशन ये है कि लेट्स सपोज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर एक से ज़ायद फोर्सेस और टॉर्क एक्टेड हो, मगर इन फोर्सेस और इन टॉर्क की वजह से उस ऑब्जेक्ट के रेस्ट में, ट्रांसलेशनल मोशन में या रोटेशनल मोशन में इन सेवरल फोर्सेस और टॉर्क के बावजूद भी कोई चेंज न आता हो, तो इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब लेट्स सपोज इसका एग्जाम्पल हमारे पास अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक बुक जो टेबल में लाई है। तो अब इसी बुक के ऊपर जो टेबल के ऊपर लाई है सेवरल फोर्सेस एक्टेड हैं, मगर इन सेवरल फोर्सेस के बावजूद भी इस बुक के स्टेट ऑफ रेस्ट में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आता है। तो अब हम कह सकते हैं कि द बुक आर एन इक्विलिब्रियम, कि ये बुक जो है ये इक्विलिब्रियम में है। क्या है आपके पास? इक्विलिब्रियम में है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। सेम इज द केस विद, अब लेट सपोज हमारे पास एक व्हील है और उस व्हील में हमारे पास सेवरल जो है टार्क यहाँ पे एग्जिस्ट है। जस्ट लाइक हमारे पास जो क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास एग्जिस्ट है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क भी एग्जिस्ट है, मगर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बावजूद भी यहाँ पे किसी भी किस्म का रोटेशनल मोशन में चेंज नहीं आता हो, तो फिर इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो दिस इज इक्विलिब्रियम। तो अब अगर हम इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन को देख लें तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन अराय होता है, हमारा दिमाग फौरन न्यूटन फर्स्ट लॉ की जानिब जाता है। तो एक क्वेश्चन अराय होता है और वो क्वेश्चन है दैट what is the difference between न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड इक्विलिब्रियम, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ और इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या फ़र्क है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन। तो अब अगर हम दोनों के डिफिनीशंस को देख लें, हम इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन को देख लें और हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की डिफिनीशन को देख लें, तो आप इसी डिफिनीशन के थ्रू अगर हम इनके दरमियान डिफरेंस मालूम कर लें तो हम ये कहेंगे दैट देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज अ नो डिफरेंस। तो हमारे पास किसी भी किस्म का डिफरेंस नहीं है बिटवीन किस चीज़ के दरमियान, न्यूटन फर्स्ट लॉ और इक्विलिब्रियम के दरमियान। तो मीन इक्विलिब्रियम और न्यूटन फर्स्ट लॉ के दरमियान
किसी भी किस्म के दरमियान का डिफरेंस नहीं है। मीन हमारे पास ये दोनों सेम ही है। मगर इक्विलिब्रियम के बारे में हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का जनरलाइज्ड फॉर्म है। सो दिस इज आपके पास किसी भी किस्म का डिफरेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ में और इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं है। तो अब आपके पास इक्विलिब्रियम हमारे पास मिनी टाइप के हैं। देयर आर मिनी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्लासिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दैट। एक हमारे पास जो इक्विलिब्रियम का टाइप है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और सेकंड हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप्स में, क्योंकि डायनामिक जो है ये मोशन को कहा जाता है। किस चीज़ को कहा जाता है, मोशन को डायनामिक कहा जाता है। और जो स्टैटिक है वो रेस्ट को कहा जाता है। स्टैटिक का वर्ड रेस्ट के लिए यूज होता है। और इसी तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब मोशन तो हमारे पास दो काइंड का है। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो आपके पास इसके काइंड है। नंबर फर्स्ट जो काइंड है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और सेकंड जो काइंड है आपके पास, दिस इज इट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज एसोसिएटेड विद लीनियर मोशन। जब हमारे पास कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म करती है, लीनियर मोशन परफॉर्म करती है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का जिक्र करते हैं। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो एसोसिएटेड है विद रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन के साथ एसोसिएटेड है। जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उस वक्त आपके पास हम उसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम या अनरोटेशनल इक्विलिब्रियम के स्टेट में इसे स्पेसिफाई करते हैं। तो अब आते हैं हम इसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो अब हमारे पास सबसे पहला जो है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एंड देयर इज नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मीन एक ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट के फॉर्म में है और उसके ऊपर सेवरल फोर्सेस एक्टेड है, और इन सेवरल फोर्सेस के बावजूद इसके स्टेट ऑफ रेस्ट में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आता हो, तो हम कह सकते हैं देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसके हमारे पास मिनी एग्जांपल्स हैं। तो अब इसका सबसे पहले जो एग्जांपल हम लेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, दिस इज आपके पास अ बुक, द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल, a book lying on a table. A book lying on a table is an example of static equilibrium. अब ये बुक है और ये इस टेबल के ऊपर लाई है, तो आप इसके ऊपर सेवरल फोर्सेस एक्टेड हैं। अब इन फोर्सेस में एक आपके पास वेट ऑफ द बुक है और दूसरा जो है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स भी है। तो इन दोनों फोर्सेस के बावजूद आप ये जो बुक है इसके स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर इसी को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनदर एग्जांपल, लेट्स सपोज एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक के ऊपर सेवरल फोर्सेस एक्टेड हैं। अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्टेड है दिस इज F1, इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्टेड है दिस इज F2, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्टेड है दिस इज F3, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्टेड है दिस इज F4, सच दैट F1 इज इक्वल टू F2 एंड इज इक्वल टू F3 एंड इज इक्वल टू F4। मीन चार फोर्सेस हमारे पास एक ब्लॉक के ऊपर एक्टेड है, मगर इन चार फोर्सेस के बावजूद भी इस बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट में मीन वेलोसिटी में
किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि दैट ब्लॉक आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि ये ब्लॉक जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अनदर आपके पास जो टाइप है इक्विलिब्रियम का, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज एसोसिएटेड विद, अब आपके पास जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी जो होती है मीन दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है दिस इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो, ये भी ज़ीरो होती है। अब आते हैं ट्रांसलेशनल की जानिब, ट्रांसलेशनल मोशन की जानिब। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन दैट v इज कांस्टेंट, मीन एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, सेवरल फोर्सेस जो है उसके ऊपर एक्टेड है, एक्टिंग टुगेदर, एंड देयर इज नो चेंज एंड इट्स ट्रांसलेशनल मोशन, देन द बॉडी आर सेड टू बी एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मीन एक बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के दौरान इसके ऊपर सेवरल फोर्सेस एक्टेड हैं, मगर इन सेवरल फोर्सेस के बावजूद भी उसकी वेलोसिटी में किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आता हो, तो फिर इसी को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इसका है पैराट्रूपर। अब लेट सपोज एक पैराट्रूपर है, वो जब ऊपर से आता है और अपने पैराशूट को ओपन कर लेता है, तो इसके ऊपर अब दो फोर्सेस एक्टेड है। एक फोर्स इसका वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्टेड होता है, और एक फोर्स इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस है जिसे हम ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग कहते हैं। अब ये दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्टेड है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की इक्वल है, मीन जो ड्रैग फोर्स है Fd इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द बॉडी। मगर इन दो फोर्सेस के बावजूद भी जो पैराट्रूपर होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है, और इसकी इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। मीन इन दोनों फोर्सेस के बावजूद भी इस ऑब्जेक्ट के, इस पैराट्रूपर की वेलोसिटी में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आता है, तो अब हम कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट और दैट पैराट्रूपर आर इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अनदर एग्जांपल है, दिस इज रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप जब बादलों से अलग होता है, तो बादलों से अलग होते ही इसके ऊपर फोर्स एक्टेड होता है विच इज कॉल्ड वेट, जो इसका वेट होता है। तो ये जूं नीचे आता है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। सो इस इंक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से इसके ऊपर एक और फोर्स एक्टेड होता है जिसे ड्रैग फोर्स कहा जाता है, और एक पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर दोनों फोर्सेस मीन ड्रैग फोर्स जो है वो वेट की इक्वल आ जाता है, और एज अ रिजल्ट इस रेन ड्रॉप जो है ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और ये रेन ड्रॉप इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मीन टर्मिनल वेलोसिटी के साथ ग्राउंड की जानिब आता है। तो अब अगर हम देख लें तो इस रेन ड्रॉप के ऊपर सेवरल फोर्सेस एक्टेड है, और वो सेवरल फोर्सेस है ड्रैग फोर्स एंड वेट, मगर इनके बावजूद भी रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि द रेन ड्रॉप आर इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ बॉडी रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मीन एक बॉडी
कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेशन कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल टार्क, मीन उसके ऊपर एक से ज्यादा टार्क एक्टेड है, एंड देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन, द बॉडी आर सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मीन एक ऑब्जेक्ट है जो अपने ऑन एक्सिस के ऊपर रोटेशन कर रहा है और उसके ऊपर एक से ज्यादा टार्क एक्टेड है, मगर इन टार्क के बावजूद भी उसके स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन में किसी भी किस्म का चेंज न आता हो, सो दिस विल बी कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसका एग्जाम्पल, अब लेट सपोज हमारे पास ये एक व्हील है और इस व्हील के ऊपर दो फोर्सेस एक्टेड है, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, और इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से इसके ऑरिजिन के ऊपर जो टार्क प्रोड्यूस होगा F1 की वजह से क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा एंड दिस विल बी टर्न नेगेटिव, और F2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा एंड दैट विल बी टर्न पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे दो टार्क एग्जिस्ट है, मगर इन दोनों टार्क के बावजूद भी इसकी जो वेलोसिटी है उसमें किसी भी किस्म का एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, मीन ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब हम कह सकते हैं कि दैट व्हील आर इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो हमारे पास टाइप हो गए किस चीज़ के, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं वो हमारे पास हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास, दिस इज आपके पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सो देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। So, according to first condition, when the summation of all the forces acting on a body is zero, then first condition are satisfied. Mean एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो समेशन है किस चीज़ का आपके पास, जो फोर्सेस का समेशन है, दिस इज F net इज इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो है। यह हमारे पास समेशन ऑफ किस चीज़ का, f ऑफ x प्लस f ऑफ y, ये भी हमारे पास ज़ीरो है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, और हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो इसके हमारे पास एग्जाम्पल, फर्स्ट कंडीशन के एग्जाम्पल हमारे पास वो क्या है, हमारे पास दिस इज आपके पास वही एग्जाम्पल। अब बुक लाएंगा ना टेबल, टेबल के ऊपर एक बुक लाई है, अब ये इसके ऊपर बुक के ऊपर जो नेट फोर्सेस होता है दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इनके ऊपर दो फोर्सेस एक्टेड है, वेट और नॉर्मल फोर्स, F नॉर्मल। अब इसके ऊपर अगर हम नेट फोर्स मालूम कर लें, टोटल फोर्स, तो F नेट विल बी इक्वल टू वेट माइनस नॉर्मल फोर्स। अब ये दोनों फोर्सेस जो है दे आर इक्वल, मीन हम लिख सकते हैं दैट आपके पास वेट ऑफ द बुक इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स के इक्वल हैं, बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज वेट इज एक्शन एंड नॉर्मल फोर्स इज रिएक्शन फोर्स, सो बोथ विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो अब आपके पास अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले W की, तो हमारे पास आ जाएगा दैट F नेट या समेशन ऑफ द फोर्सेज इज इक्वल टू माइनस Fn, W की वैल्यू माइनस Fn प्लस Fn आपके पास प्लस Fn, तो माइनस Fn प्लस Fn विल कैंसल एंड द नेट फोर्स ऑन द बुक F नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस बुक के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, सो द बुक
आर इन इक्विलिब्रियम, ये बुक इक्विलिब्रियम में है। अनदर एग्जांपल, अ मास सस्पेंडेड विद बैक सपोर्ट मीन सिंपल पेंडुलम। तो ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल पेंडुलम का बॉब है। तो अब यहाँ पे दो फोर्सेस एक्टेड हैं। एक फोर्स इसका वेट मीन डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा इसके ऊपर जिसे हम टेंशन फोर्स कहते हैं। तो ये दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्टेड है। अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस का समेशन मालूम कर लें तो यहाँ पे बॉब जो है रेस्ट के फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि W इज इक्वल टू टेंशन फोर्स, बट both are in action and reaction forces, so that will be minus T. So net force on the bob of the pendulum is equal to weight plus आपके पास टेंशन फोर्स प्लस टेंशन। तो वेट की वैल्यू पुट कर लें। सो F net will be equal to minus T प्लस T। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स और टेंशन फोर्स कैंसल, and we will get that F net is equal to 0. So इस बात के ऊपर जो नेट फोर्स है वो इसके ऊपर 0 है। फोर्सेस तो दो है हमारे पास, मगर नेट फोर्सेस 0 है। तो अब हम कह सकते हैं कि दैट आपके पास जो ये आपके पास क्या है बॉब है, दिस इज एन रेस्ट फॉर्म, ये रेस्ट के फॉर्म में है। अब अगर हम अनदर एग्जाम्पल ले लें तो अनदर एग्जाम्पल हमारे पास ये है। लेट सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है और इसी ब्लॉक के ऊपर 4 फोर्सेस एक्टेड है और चारों फोर्सेस कंकरेंट फोर्सेस हैं। दिस इज F1 एंड इज इक्वल टू आपके पास दिस इज F2, दिस इज इक्वल टू F3 एंड दिस इज F4। और ये चारों फोर्सेस F1 is equal to F2 is equal to F3 and is equal to F4 and is equal to F। चारों फोर्सेस क्या है, इक्वल है। मगर यहाँ पे F1 और F3 अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब हम लिख सकते हैं F1 is equal to माइनस F3, क्योंकि F3 नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड इज इक्वल टू F, और F2 इज इक्वल टू माइनस F4, क्योंकि F4 अपोजिट डायरेक्शन में है। सो अब इसके ऊपर अगर हम नेट फोर्सेस मालूम कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F4। तो अब यहाँ पे F1 प्लस आपके पास F2, F3 माइनस F3 अपोजिट डायरेक्शन टू F1, तो माइनस F4 अपोजिट डायरेक्शन टू F2। अब ये सब के सब इज इक्वल टू F, तो F प्लस F माइनस F माइनस F, क्योंकि चारों फोर्सेस 3 की इक्वल हैं। सो दिस and this forces will be cancelled and we will get that F net on the block is equal to 0. So the block obey first condition of equilibrium। ये first condition of equilibrium को obey करता है क्योंकि इसके ऊपर summation of forces 0 है। So that block will be an equilibrium। इसके बाद second condition है आपके पास। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है हमारे पास। अब सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, व्हेन द समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग टुगेदर ऑन अ बॉडी इज 0, देन द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड एंड द बॉडी आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो सेकेंड कंडीशन कहता है कि जब एक बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस का समेशन है दिस इज इक्वल टू 0, तो आप मीन समेशन ऑफ टार्क इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं कि टानेट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। सो दिस इज आपके पास
कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन, इसी को हम फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि एक बॉडी के ऊपर एक से ज़ायद फोर्स टॉर्क एक्टेड है और उन टॉर्क के बावजूद भी आपके पास उसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं आता हो, मीन उसके टॉर्क का समेशन ज़ीरो है। सो दिस विल बी ओबेड सेकेंड कंडीशन। सो तो हम कह सकते हैं कि द बॉडी विल बी आर इन इक्विलिब्रियम। तो अब इसका एग्जाम्पल हमारे पास ये है सेकेंड कंडीशन का कि लेट सपोज हमारे पास ये एक व्हील है और इसी व्हील के ऊपर दो फोर्सेस एक्टेड है। एक फोर्स ये है, दिस इज F1, और एक फोर्स ये है विच इज आपके पास F2। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से टार्क प्रोड्यूस होगा। अब F1 की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा दिस इज कॉल्ड τ1, इसे हमने τ1 का नाम दे दिया। एंड दिस टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। और F2 की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है दिस इज कॉल्ड τ2, और दिस इज इक्वल टू आपके पास पॉजिटिव। अब अगर आपके पास ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है, या हम इसके समेशन को मालूम कर लें, इसके समेशन को मालूम कर लें, तो अब इसके समेशन टू टा नेट जो होगा वो किस चीज़ की इक्वल होगा, टा नेट विल बी इक्वल टू आपके पास टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्लस आपके पास टा क्लॉकवाइज टार्क, तो ये आ जाएगा। तो अब अगर इसका समेशन जो है आपके पास जीरो की इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि दिस सेकंड कंडीशन इज ओबेड, कि ये सेकंड कंडीशन को ओबे करता है। सो टा नेट इज इक्वल टू जीरो, तो अब हम कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो ओबे है। एंड आपके पास दिस व्हील इज इन इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद हमारे पास जो है दिस इज कॉल्ड कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड टॉर्क acting together on a body is zero, then the body are said to be in complete equilibrium. मीन हमारे पास जो है सेवरल फोर्सेस एक्टेड है, उसका जो समेशन है हमारे पास वो ज़ीरो है, समेशन जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, मीन एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। और जो समेशन ऑफ टार्क है वो भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, मीन टा समेशन ऑफ टा या टा नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम कह सकते हैं कि दैट बॉडी, अब वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो इन दोनों कंडीशन को ओबे करता है, तो हम कह सकते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट और बॉडी आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास, एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें, सो दैट शुड बी आपके पास सीसा हमारे पास। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक सीसा है और इसी सीसा के ऊपर दो स्टूडेंट जो है वो हमारे पास इसके ऊपर खेल रहे हैं और दोनों स्टूडेंट का वेट जो है वो इक्वल है, मीन हमारे पास इस साइड पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ दैट, और इस साइड पे भी एक स्टूडेंट बैठा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ दैट। अब ये दोनों इसके ऊपर वेट एग्जर्ट कर रहे हैं, फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेट, मीन ये टू वेट W1 और इसका वेट हमारे पास W2। अब दैट वेट, ये जो वेट है दिस इज इन क्लॉकवाइज एंड दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज, मीन ये क्लॉकवाइज मोशन प्रोड्यूस करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन प्रोड्यूस करता है। अब दोनों फोर्सेस इक्वल है, मीन W1 इज इक्वल टू W2 एंड इज इक्वल टू आपके पास W, सो समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फर्स्ट कंडीशन ओबे हो गया। अब सेकंड कंडीशन, तो इसका जो मूवमेंट आर्म है दिस इज द मूवमेंट आर्म और इसका ये मूवमेंट आर्म है। अब दोनों इक्वल है तो
आपके पास W1 की वजह से जो टार्क होगा दैट विल बी τ1 एंड टू R W1, बट W1 इज इक्वल टू W, तो हम लिख सकते हैं कि τ1 इज इक्वल टू RW, और ये क्लॉकवाइज टार्क है तो हम लिख सकते हैं टॉ क्लॉकवाइज। और हमारे पास जो दूसरे आपके पास जो लड़का है, जो बॉडी है, उसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होता है दिस इज τ2 एंड इज इक्वल टू RW2, बट W2 इज इक्वल टू W, सो τ2 विल बी इक्वल टू RW एंड इज इक्वल टू आपके पास टा पॉजिटिव, और ये टा पॉजिटिव की इक्वल है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर इसका समेशन मालूम कर लें, समेशन ऑफ टार्क मालूम कर लें, तो समेशन ऑफ टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क प्लस एंटी क्लॉकवाइज टार्क आपके पास, सो दैट विल बी इक्वल टू आपके पास टा नेगेटिव, तो दिस विल बी माइनस RW प्लस आपके पास टा पॉजिटिव RW, सो ये दोनों कैंसल कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा दैट समेशन ऑफ टार्क इज इक्वल टू 0। सो सेकेंड कंडीशन जो है ये भी हमारे पास ओबे करता है, तो सीसा जो है ये दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करता है, तो हम कह सकते हैं कि दैट सीसा आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब